गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धनंजय कुमार जिला शिक्षा विभाग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 में इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में रफली, फिर हम लोगों ने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना था। इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो ग्रीक से कैसे बना, इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया था। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पर थोड़ा डिटेल चर्चा करते हुए इलेक्ट्रिक सर्किट को देखेंगे और फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को भी आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। बच्चों, तो आप सब लोगों ने देखा था कि किसी कंडक्टर वायर से, किसी चालक तार से जो आवेश का प्रवाह होता है उसको ही हम नाम दे देते हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसे कैपिटल आई से हम लोग डिनोट करते हैं। और अगर हम क्वांटिटेटिव रूप से इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी किसी कंडक्टर तार से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसकी दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं और उसे आई से डिनोट किया जाता है। तो जैसा कि मैं दर की बात कर रहा हूं, तो आपको पता है कि टाइम टी जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा। टाइम टी जो है वो कहां हो जाएगा, आपको नीचे हो जाएगा। और फिर अगर मैं बात करूं तो टाइम टी जो होगा वो नीचे हो जाएगा। और चार्ज के फ्लो की दर की बात कर रहा हूं तो चार्ज कहां चला जाएगा, क्यू हो जाएगा। और इसी क्यू बाई टी को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों, आई के नाम से जानेंगे, जो यहां पर भी मेंशन है, लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि ये जहां पर ये आई क्या होता है, तो विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाता है। और क्यू क्या होता है, आवेश को सूचित किया जाता है। और टीम टाइम टेकन होता है बच्चों। तो यह बात हम लोगों ने पिछले क्लास में भी समझ लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखेंगे कि इस विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो आप सब लोगों ने देखा कि ये जो विद्युत धारा होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। और आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू बाई टी, आवेश है ना, बटा समय होता है। अब मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो मैंने कल भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था बच्चों कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों। अगर मैं इसे भी हटा भी दूं तो आखिर ये जो करंट है वो किससे बना हुआ है, तो ये चार्ज से और समय से बना हुआ है। तो चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलम्ब होता है। और टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकेंड होता है। तो यहां पर क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड हो गया। इसी कूलम्ब पर सेकेंड को पॉपुलरली हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एम्पियर के नाम से जानते हैं। और उसे शॉर्ट में कैपिटल ए लिखते हैं। क्लियर हो गया। इस करंट का जो एसआई मात्रक हो गया वो कूलम्ब पर सेकेंड हो गया। उस कूलम्ब पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम एम्पियर बोलते हैं। और इसी एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये यूनिट हो गया। तो यूनिट हो गया तो इसके मेजरमेंट के लिए भी कोई डिवाइस चाहिए बच्चों। तो आप जानते हो कि यह करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है, उसको मापने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसका पूरा नाम एम्पियर मीटर होता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर। तो हमारे बच्चों ने समझ लिया कि करंट क्या है, करंट का मात्रक क्या होता है। करंट को मात्रक जो है वो आपको एम्पियर हो गया। और इसके रीडिंग लेने के लिए, इसको मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वह एम्पियर मीटर है, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। अब एक प्रश्न और आप लोगों से परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है बच्चों, वो ये है कि अ, एक कुलम्ब अगर हम, एक कुलम्ब नहीं, एक एम्पियर अगर हम करंट की बात करें तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे। तो फिर हम यह भी इसी से
देखेंगे कि इसका मतलब, इसका सेंस क्या होता है। तो चलिए मैं इसे हटाता हूं बच्चों। मैंने बार बार आप लोगों को बोला है बच्चों कि जब भी आप वीडियोस देखते हो तो पेन एंड पेपर साथ में रखो और जो चीजें हैं वो नोट करते जाओ, ठीक है। तो या फिर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, जो छूट जाए गलती से भी तो अब क्या हो गया, यहां पर हम बात कर रहे थे 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं याद आ रहा है, कैसे डिफाइन करें। तो हम जानते हैं एक 1 एम्पियर जो है ये क्या है, व्हाट इट इज। तो जानते हो आप लोग कि यह विद्युत धारा है। क्या है बच्चों, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी, ये तो याद होगा ही होगा। अब हम आते हैं बच्चों, तो इन सब का हमने करंट का क्या लिख दिया, I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हम चूंकि यहाँ 1 एम्पियर दिया हुआ है, यानी हम इन सबको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, यूनिट में। तो करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है, ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकेंड होता है। चूंकि यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा हुआ है, एम्पियर के आगे 1 लगा हुआ है, तो यहाँ हम 1 लगा दिए। तो जब यहां 1 लगाएंगे तो इसके इस तरफ भी हमें 1 लगाना पड़ेगा, सबके साथ में 1 लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हम यहाँ कह कर देते हैं तो हमको 1 एम्पियर करेंट का डेफिनेशन मिल जाता है। 1 एम्पियर करेंट इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। अब इसको लैंग्वेज में, अगर इस चीज को हम लैंग्वेज के रूप में रूप दें तो क्या बोलेंगे कि पर यूनिट टाइम में, है ना, जितना 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज का फ्लो हो रहा हो किसी चालक तार से, तो वह जो करंट होती है वह कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। If 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the magnitude of current is said to be 1 एम्पियर। मतलब क्या कि 1 कूलम्ब का चार्ज अगर 1 सेकेंड में किसी चालक तार से प्रवाहित हो रहा हो तो यह कितना करंट बनाएगा, 1 एम्पियर का करंट बनाएगा। क्लियर हो गया। अगर 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा हो तो यह कितना करंट कंस्टिट्यूट करेगा, 1 एम्पियर की करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। तो वही बात यहां लिखा हुआ है। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या देंगे, ये एग्जाम के लिए भी बच्चों वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहता है यदि किसी परिपथ में, मतलब चालक तार में, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान कितना होता है बच्चों, 1 एम्पियर होता है। अर्थात 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड, है ना बच्चों, पर सेकेंड, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो आई होप ये चीजें आप सबको क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जहां तक धारा की बात है, इलेक्ट्रिक करंट की बात है बच्चों, तो कहता है कि ये धारा की दिशा क्या होती है और फिर इसको मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है वह जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर, ठीक है। क्या होता है बच्चों, एमीटर होता है। पूरा नाम क्या है इसका, एम्पियर मीटर है, जो आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है ना। तो यही वो डिवाइस है जो करंट के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, क्वांटिटी को बताता है बच्चों। अब धारा की दिशा क्या होती है, तो इसको हम लोग अब देखेंगे बच्चों। तो देखो, जो सेल होती है ना, जो कि एक सोर्स ऑफ करंट है, तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बड़ी लाइन से और निगेटिव टर्मिनल को हम छोटी लाइन से दिखाते हैं, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी लाइन से और निगेटिव टर्मिनल को हम लोग छोटी लाइन से दिखाते हैं बच्चों। और ऐसा माना जाता है कि जो करंट होती है ना बच्चों, क्या होती है, एक हम डिवाइस भी चलो जोड़ देते हैं। एक हमने बल्ब जोड़ दिया यहाँ, ठीक है, बल्ब जोड़ दिया। अब फिर यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब कहता है कि यह जो करंट होती है
ऐसा माना जाता है कि यह करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के और कहाँ निगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है बच्चों। तो अब यहाँ इस निगेटिव टर्मिनल पर है ना बच्चों, माइनस चार्ज यहाँ पर दिखाया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। अब मैं अगर आप लोगों से प्रश्न करूं कि ये बताइए कि अगर करंट जो कंस्टिट्यूट होता है वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, मैं ये कहूं आप सबसे कि जो करंट विद्युत धारा बनती है वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण बनती है। तो अब बताइए आप कि क्या आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा या निगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा? तो आप सबका जवाब होगा कि सर निगेटिव टर्मिनल से होकर के यह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। मैं पूछूं ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तो आप कह सकते हो कि सर हम पहले से जानते हैं या फिर आपका वीडियो भी देख रखे हैं कि क्या होता है, जिस किसी मैटर पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिवनेस होती है, अधिकता होती है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की लैकिंग होती है, कमी होती है, उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो जिसके पास में है ये नहीं है वो कहां से देगा? तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिवनेस हो सकती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जब भी फ्लो होगा वह निगेटिव टर्मिनल से कहाँ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होगा। किसके तरफ? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होगा। लेकिन लेकिन जो करंट की दिशा होती है वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनली परंपरागत रूप से मानी जाती है। हालांकि करंट की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, इस पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा जब आप लोगों को विभवांतर, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझा लूंगा, तब इस पर एक बार मैं डिटेल चर्चा करूंगा। फिलहाल आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट में किधर से, निगेटिव टर्मिनल से फ्लो होकर के पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ आती हैं। लेकिन धारा की जो दिशा होती है, धारा मतलब मेरा सेंस है विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिक करंट से, धारा की जो दिशा होती है वह पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होती है। इसे आप लोग ध्यान रखोगे। वही बात यहाँ लिखा गया है, प्रवाह की दिशा क्या होती है, किसकी प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा। तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ, ऋण टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से धन टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, अभी जो मैंने समझाया है ना। जबकि पारंपरिक विद्युत धारा की जो दिशा होती है, कन्वेंशनल जो करंट की दिशा होती है, वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है ना, मानी जाती है बच्चों, है ना, होती नहीं है, मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तब जब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब। तो चलिए, ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब वही बात यहां पर भी दिखाने का प्रयास किया गया है आपको कि बच्चों कि यह जो करंट होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है, ये एक सेल दिखाया गया है आपको, है ना, ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये आपका क्या है बच्चों, निगेटिव टर्मिनल है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ लिखा हुआ है निगेटिव और यहाँ लिखा हुआ पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ध्यान रखोगे आप लोग, और ये हमारा क्या है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बताओ आप लोग, इस सर्किट में, इस विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? तो यहाँ निगेटिव टर्मिनल पर, है ना, ऋण टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिवनेस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा। यानी यह जो दिशा दिखाई गई है वो किसकी दिशा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की दिशा है। और करंट की जो दिशा होती है वह किधर होती है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होती है, निगेटिव टर्मिनल के तरफ। यानी जो धारा की दिशा हो गई, धारा को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आई से, और फिर
उसकी जो दिशा होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ होती है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है एक चीज और, मैं इसे और स्पष्ट करूंगा जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर चर्चा करेंगे, कि बैटरी का जो प्लस सिरा होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वह उच्च विभव पर, वह हाई पोटेंशियल पर होता है। यह उच्च विभव पर और यह निम्न विभव पर। कुछ ऐसे ही बच्चों कि अगर हम दो टंकी है, वाटर टैंक है, और उसको हम एक पाइप से जोड़ दें तो पानी किधर से किधर आएगा? तो जो टैंक है वह जिसका लेवल ऊपर होगा उसमें से पानी निकल करके उस टैंक में आने लगेगा जिसका लेवल क्या होगा? नीचे होगा, कम होगा। तो ठीक उसी तरह से हाई लेवल से लो लेवल के तरफ, तो करंट का जो फ्लो होता है वह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। तो डिफरेंस अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो एक हाई होना चाहिए, एक लो होना चाहिए, तब जा करके करंट का फ्लो होता है। तो फिलहाल आप लोग याद कर लो कि पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होता है? उच्च विभव, जिसको हम लोग हाई पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाई पोटेंशियल बोलेंगे। और निम्न विभव जिसको हम लोग लो पोटेंशियल बोलेंगे। तो आई होप ये बातें भी आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था शॉर्ट में, पिछले वीडियो में भी, कि अगर हम घर से जो घर के पास से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक पोल है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है, अगर वहां से हम लोग प्लास्टिक के दो तार, प्लास्टिक की दो रस्सियां लेकर के घर में चले आए और फिर हम सोचें कि बल्ब चल जाए, फैन चल जाए, तो क्या यह पॉसिबल है? नहीं है, है ना। करंट को चलने के लिए हमें एक स्पेसिफिक पथ की जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत होती है, और वह किससे बना रहता है? तो सुचालक पदार्थों का बना होता है। और जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। आप सब जानते हो, समझते हो। अब एक प्रश्न यहाँ और आता है कि जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होती हैं, और धातुएं जो होती हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर क्यों होती हैं? तो निश्चित रूप से आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल चैप्टर जब केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों, तो सर ने आपको डेफिनेटली बताया होगा कि जो मेटल्स होते हैं वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कारण है मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होना। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं। और नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस भी हैं। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉफ है जो कि एक नन मेटल है, फिर भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ऐसा है। तो वो एक्सेप्शनल कैसे हैं, केसेस हैं, इसे समझना होगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, जो विद्युत परिपथ, विद्युत को चलने के लिए जो पथ बनाते हैं, जो रास्ता बनाते हैं, वो किसका बना होता है? तो किसी धात्विक तार का बना होता है बच्चों, क्योंकि धात्विक तार से होकर के विद्युत का गमन आसानी से हो सकता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। तो यहां पर एक बात और है बच्चों, कई बार आप लोग रोड पर देखते हो, पीसीसी रोड वगैरह बनता है, तो कहीं कहीं पर 20-20 फीट पर आप देखोगे कि बीच में फूम डाल करके गैप्स भी क्रिएट किए जाते हैं। थोड़ा गैप्स भी रह जाता है फोम डाल करके बच्चों, ये गैप्स क्रिएट कर लिए जाते हैं। फिर भी आपको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन क्या अगर हम यह इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए और यहाँ पर हम गैप कर दिए, तो क्या इस तरह से जंप करके ये करंट चली जाएगी? तो कहता है बिल्कुल भी नहीं। करंट को जाने के लिए एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए बच्चों। एक क्लोज्ड नहीं होगा तो करंट जंप कर नहीं जाने वाली, वो वहीं आकर के रुक जाएगी, फ्लो नहीं होगा। और जब फ्लो नहीं हुआ तो फिर करंट काहे को, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस को ही तो करंट कहते हैं। जब बह ही नहीं रहा है, जब फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो करंट किस बात का? तो बच्चों, अब जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है कि विद्युत धारा के सतत, लगातार, कंटिन्यूअस, है ना, तथा बंद, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना।
धात्विक तार से बना हुआ वह क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित हो सकती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने है ना दो डायग्राम्स दिखाए गए हैं। एक इलेक्ट्रिक, ये दोनों जो डायग्राम्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के हैं। और मैं बात करूं तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने तीन, आपके सामने जो देखोगे यहाँ पर तीन सेल दिखाए गए हैं। कितने सेल दिखाए गए हैं? यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बच्चों कि अगर हम बात करें तो ये तीन सेल हमने यहाँ पर लिया है, आप देख पा रहे हो। और आप लोगों को यह जानकारी है बच्चों कि जब सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं? बैटरी के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लेटर्स को कनेक्ट करने के बाद एक कंप्लीट सेंस निकाल लेते हैं तो उसको शब्द बोल देते हैं, उसको वर्ड बोल देते हैं। वर्ड्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं और उसका सेंस निकलने लगता है तो उसको सेंटेंस बोल देते हैं। लाइकवाइज जब सेल को हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद जो व्यवस्था बनती है, जो एकोमोडेशन होता है, उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? बैटरी के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ बैटरी बन गया जो कि एक सोर्स ऑफ करंट के रूप में काम करता है। और फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसको अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल मान लें और इसको हम निगेटिव टर्मिनल मान लें तो आप बताओ कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तो बिल्कुल सही जवाब, करंट का जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होता है। और फिर निगेटिव टर्मिनल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वह निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब जब हम एग्जामिनेशन हॉल में डायग्राम्स वगैरह बना रहे होते हैं तो इस प्रकार से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए बच्चों? बैटरी ले लिए। बैटरी कैसे बनाएंगे? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये एक सेल हो गया, ये हमने दूसरा सेल बना लिया, ये एक तीसरा सेल बना लिया। बच्चों अब क्या होता है, इस सेल को हम कंडक्टर वायर से जोड़ेंगे। और जब तक ये सेल्स, ये सेल नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, जब तक इस सेल को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये बैटरी नहीं होगा। इसे ध्यान रखना है ना। बहुत सारे मैंने साइड बुक्स में देखा है मिस प्रिंटिंग होती है बच्चों, ऐसे ही बनाया गया रहता है और नीचे लिख दिया जाता है बैटरी। वो गलत है, क्योंकि जब तक सेल्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तब तक बैटरी नहीं बनेगा। जब तक लेटर्स आपस में मिलने के बाद कंप्लीट सेंस नहीं बनाएंगे, वर्ड नहीं होगा, ठीक उसी तरह से सेल्स जब तक आपस में कनेक्ट नहीं होंगी बैटरी नहीं बनेगा। तो इस ध्यान क्या रखना है कि इस पहले सेल को हम दूसरे सेल से कनेक्ट करेंगे, इस दूसरे सेल को हम तीसरे सेल से कनेक्ट करेंगे। कई बार आप लोग जल्दीबाजी में क्या करते हो, कुछ इस प्रकार कर देते हो बच्चों, कुछ इस प्रकार कर देते हो, ये तो है ही, अब यहाँ बीच में जोड़ देते हो। इसको जोड़ने से क्या हुआ? एक सेल दूसरे सेल से तो कनेक्ट हुआ नहीं। तो ये हमारा गलत डायग्राम है, ये सही डायग्राम है। कैसे सेल्स को हम डायग्रामेटिक रूप में जोड़ते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि जनरली एक जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बैटरी होना चाहिए या सेल होना चाहिए एक सोर्स ऑफ करंट के रूप में। दूसरी अगर बात करूं बच्चों तो और क्या होना चाहिए? तो दूसरा उसमें चालक तार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चालक तार। पहला कंपोनेंट क्या हो गया? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस विद्युत परिपथ के कौन कौन से अवयव होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कि सबसे पहला हो गया कि उसमें कि कोई सोर्स ऑफ करंट चाहिए। वो सेल हो सकती है, बैटरी हो सकती है, जनरेटर हो सकता है या सो ऑन। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो एक कंडक्टर वायर चाहिए हमें। क्या चाहिए? कंडक्टर वायर चाहिए, चालक तार चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो हम
एक रेसिस्टर भी यूज करते हैं। ये रेसिस्टर क्या है? तो यह वह व्यवस्था है, वह डिवाइस है जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इस पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में। फिलहाल आपको जानना क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में, विद्युत धारा के प्रवाह में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जो ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हैं, जो बैरियर क्रिएट होते हैं, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से जानेंगे। जब मैं आऊंगा तो आगे वाले लेक्चर्स में तो इस पर डिटेल चर्चा करूंगा। हालांकि मैं देखूं यहाँ पर, तो जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम रेसिस्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे? रेसिस्टर। और फिर जब हम ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल भी तो करेंगे ना। तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई विद्युतीय उपकरण होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए? तो एक स्विच भी चाहिए, जिसको हम साइंस के लैंग्वेज में की बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? की। स्विच को क्या बोलेंगे हम? की बोलेंगे। स्विच भी चाहिए कि जब हमें जरूरत हो तब हम विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें, जब हमें जरूरत न हो तो विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों ने बेहतर तरीके से समझ लिया।